अच्छा, रोजे में 2 घंटे का टाइम जब बात करें मुश्किल हो जाएगा। अब बोलना तो मुझे है ना, आपने तो बैठ के सुनना ही है भाई। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। और अच्छा, अगेन कुछ स्टूडेंट ने वो टाइम के भी इशू कहा, तो टाइम चलिए एक भी अगर हम क्लास रखें तो देख लेते हैं, या तो फिर वेडनेसडे नहीं, क्योंकि ट्यूसडे या वेडनेसडे जो है वो मैं सीनियर्स की क्लास लूँगा, तो उनकी तो चले 2 आवर्स ही की लूँगा। अगर आपकी हम उसको रिड्यूस भी कर देते हैं, 1.5 आवर कर दें या तो वो फिर 10 से 12 में उनकी क्लास रखूँगा। ठीक है जी। तो अब उसमें फिर ये है कि आप लोगों की क्लास या तो हम फ्राइडे को रख लेंगे कंटिन्यूटी में, मतलब फ्राइडे को रख लेंगे। फ्राइडे हमने वैसे 10:30 का कहा है ना, तो 10:30 से 11:30 और 12, 10:30 से 12 रखी जा सकती है अगर हम एक सेशन रखें। ठीक है जी। तो वो है, और 10:30 बजे तक सो के उठ भी जाओगे ना, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है अगर हम एक भी क्लास रखते हैं तो। चलें इसको फिर बाद में भी ज़रा देख लेंगे किस तरीके से। चलिए जी, अभी ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो लेक्चर 2 जो है वो देख रहे थे। इसमें ईयर्स वाइज कुछ जो हमारे पास डेवलपमेंट थी वो हम लोग जो है वो देख रहे थे। फर्स्ट लैपटॉप 86 में IBM ने बनाया था, वो बात हुई थी। ठीक है जी। और ये लैपटॉप भी आप देख लें तो किस तरह का, इसमें बैटरी वगैरह हमने कहा था नहीं थी, पावर डायरेक्टली पावर सप्लाई करनी पड़ती थी, साइज़ भी बड़ा था। देन CD-ROM 86 में आई। 87 में फिर हमने PS2 वगैरह की बात की थी, और VGA हमने कहा था कि IBM ने जो है वो यूज़ किया था, इसकी हमने बात की थी। 89 में हमने एक तो 486 जो थी चिप वो रिलीज़ हुई, और उसके अलावा जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो जो सर ने क्रिएट की थी उसको लॉन्च किया गया था 89 में। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल था, और वो फिर TCP/IP वगैरह जो अभी भी उसमें यूज़ हो रही है बात हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ भी लॉन्च कर ली थी, और 89 में ही। ठीक है जी, वो था उसका स्टार्टिंग वर्जन। चलें, उसके बाद 1990 जो हमारे पास आरपा नेट था, ये एक नेशनल साइंस फाउंडेशन थी अमेरिका की, और इन्होंने ठीक है जी, तो इसमें जो है वो इन्होंने जो है वो आरपा नेट जो है वो रिलीज़ किया था। और इनिशियली इसका जो आइडिया डिस्कस हुआ था ना वो 67 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड इनका जो वेब का था बेसिकली, वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या था, ये जो आइडिया था ये था कि सिस्टम्स को जो है वो कनेक्ट किया जाए, वर्ल्ड वाइड वेब का नहीं था। ठीक है जी। और किस तरीके से उसको ARPANET ने जो इनिशियली दिया था ना वो ये था कि दो या दो से ज़्यादा दो सिस्टम्स को जो है वो थ्रू वायर हम अटैच कर रहे हैं इस तरीके से कि उनका जो डेटा हो वो ट्रांसफ़र हो सके, एंड देन उसको फिर जो है वो फर्दर एक्सटेंड करके 4 पीसीज पे लेकर गए, और फिर विद इन अ रूम और विद इन अ बिल्डिंग एंड सो ऑन, वो फिर जो है वो एवोल्यूशन हुआ था। तो बट 90s में इन्होंने ये किया था कि जो नेशनल साइंस फाउंडेशन का ही था वो रिप्लेसेस हुआ ARPANET से, और उन्होंने एक जो है वो उसको 67 का जो आइडिया था उसको एज अ बैकबोन जो है वो इंटरनेट का यूज़ किया। और वो 67 का आइडिया ये था कि जो कम्युनिकेशन बिटवीन पीसीज, अब वो 2 पीसीज के दरमियान में या 4 पीसीज के दरमियान में, जब 2 से ज़्यादा पीसीज के दरमियान में कम्युनिकेशन आई ना तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा थी। क्योंकि थ्रू वन वायर अगर है तो उस पर डेटा ट्रैवल कर रहा है, अगर 2 पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर कोई और पीसी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए फिर एक प्रॉपर ना प्रोटोकॉल जो है वो बिल्ड किया गया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें वैसे आप डिटेल में जो आपका थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स होगा नेटवर्क्स का, कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसमें पढ़ेंगे। फिर और भी कुछ नेटवर्क्स के आपके जो है वो कोर्सेज होंगे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स के, जिसमें आप फिर ये सारी चीज़ें डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से था। लोकल एरिया नेटवर्क था, वाइड एरिया। अच्छा, हम यहाँ पर कंप्यूटिंग में भी डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके इसके प्रोटोकॉल्स डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है। कि अगर जो है वो 2 से ज़्यादा पीसीज अगर एक ही वायर से कनेक्टेड हैं और उनको कम्युनिकेशन करनी है तो डेफिनेटली एक वक्त में एक ही पीसी कम्युनिकेट करेगा। अब दूसरा पीसी जो है वो अगर 2 पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वेटिंग में रहेगा। अब उसको क्या पता चलेगा कि 2 पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसको वेट करना है, उनकी कम्युनिकेशन खत्म हो गई, अब मुझे कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर जो है ना प्रोटोकॉल है। अच्छा, फिर वो डिफरेंट तरीके से अटैच होते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही वायर से अटैच हों, वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। फिर वो डिफरेंट तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, फिर किस तरीके से वर्किंग करेंगे तो हम इसकी बेसिक्स तो आगे जाके पढ़ेंगे।
कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से सिस्टम जो है वो कनेक्ट होते हैं, बट वो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ये आप डेटा कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ेंगे। 90s में ही मोटरोला ने अनाउंस किया था 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। मोटरोला का था 6804004 था। तो वो जो है वो किया था, और उसमें 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है इसमें किए हुए थे। अच्छा, ये अगर सिस्टम आप देखें ना, तो ये तो सी डी रोम है, और ये वो 1.4 वाली जो है वो फ्लॉपी डिस्केट लगी हुई है, छोटी वाली। और यहाँ पे वो 5.25 वाली जो 1.2 MB स्पेस थी वो नहीं है, वो रिप्लेस हो गई। और ये एक वो छोटे साइज की जो है वो फ्लॉपी डिस्क है 1.44 वाली, ठीक है जी। बाकी तो सिस्टम आपने देखा होगा। 90s में जो चेंज आया ना जी, वो एक बड़ा डेवलपमेंट 90s की जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना विंडोज 3.0 लॉन्च किया था। इससे पहले 3.1 वगैरह था, वो बहुत ही मतलब बेसिक सा था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। खैर मैंने उसको यूज भी नहीं किया, ऐसे देखा भी नहीं। विंडोज 3.0 भी खैर ऐसा मैंने यूज नहीं किया, मैंने 3.1 यूज किया, देन 3.11 था। तो 3.0 भी जो है, इसकी 1 मिलियन कॉपीज जो है ना वो सोल्ड हुई थी, और विद इन 4 मंथ, 4 मंथ्स के अंदर जो है वो 1.1 मिलियन जो है वो इसकी कॉपीज सोल्ड हुई। बेसिकली उस जमाने में पर्सनल कंप्यूटर के इतने ज़्यादा यूजर्स भी नहीं थे। अब अगर आप कहें कि विंडोज़ का कोई वर्जन आता है और उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो सोल्ड होती हैं, और ये सिर्फ 1 मिलियन है, तो उस वक्त तो इतने ज़्यादा यूज़र भी नहीं थे। तो 3.0 हो गया या 3.11 हो गया, इसी तरह का था। जो आपसे पहले भी बात की कि वो डॉस पे जाके जो है ना वो हम विन लिख के एंटर करते थे, तो एक जो है ना वो स्क्रीन आ जाती थी। ये वो विंडो वाली स्क्रीन है जो बैक एंड पर हुई है, और इसमें कुछ जो है ना वो आइकन थे। ये पेंट ब्रश का आइकन है, माई कंप्यूटर का, फाइल मैनेजर का, और एक दो गेम्स की, और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, नोट पैड था। और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो दी हुई थी। एंड देन वो आपने क्रॉस पे क्लिक किया, उस पर क्रॉस होता था। इस पर ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, मिनिमाइज का, और इसमें वो क्रॉस का, तो वो विंडोज़ जो है वो क्लोज हो जाती थी। बट एक ग्राफिकल जो है वो यूज़र इंटरफेस लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, और डेफिनेटली फिर वो ही यही एवेल्यूएट हुआ। तो इसकी 1 मिलियन कॉपी जो है वो विद इन अ 4 मंथ जो है वो सेल हुई थी। तो 90s की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये थी। देन 91 में बेसिकली हुआ ये था कि लिनक्स ने जो है ना जो लिनक्स 1.01 था, उसका सोर्स कोड जो है वो रिलीज किया। लिनक्स बेसिकली ओपन सोर्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका कोड जो है वो बिल्कुल ओपन है। तो आप उस कोड को लेके, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का कोड है, ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। लिनक्स ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो ओपन सोर्स इसको किया था लिनक्स 1.01 के। अब तो लिनक्स के खैर बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आ गए। अच्छा, ये जो लिनक्स 1.01 था बेसिकली क्लोन था यूनिक्स का। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स था, देन वो ऑब्सोलेट हो गया, वो लिनक्स आ गया, अब लिनक्स ही जो है वो चल रहा है। तो 386 सिस्टम्स के लिए जो है ना ये इन्होंने इसको ओपन सोर्स जो है वो कोड किया हुआ था। 91 में लिनक्स ने ये किया। देन एप्पल ने जो है वो पहला एक जो है वो लॉन्च किया था पावर बुक, जो है वो ये एप्पल का था, लैपटॉप था, और ये बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड था। इससे पहले जो IBM ने लॉन्च किया हुआ था वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं था। ये बात हमने पहले भी की थी कि वो जो है वो थ्रू उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी, केबल जहाँ भी आपने यूज़ करना है, बट पोर्टेबल था। तो इसमें ये जो है वो बैटरी ऑपरेटेड इन्होंने जो है वो लॉन्च किया। ये वो बड़ी वाली फ्लॉपी डिस्केट इसके साथ एक्सटर्नली अटैच है, ठीक है, जो इसमें इतना नहीं है। ये जो शुरू में जो सिस्टम्स आए थे इनमें CD रोम तो नहीं थी, बट 1.44 वाली फ्लॉपी डिस्केट जो है ना वो साइड में होती थी। ये यहाँ पे साइड में लगी हुई है, मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों को नहीं आएगी, आपने चूँकि उसको फिजिकली देखा भी नहीं है। और ये बड़ी वाली फ्लॉपी जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच है। अच्छा, एक चीज़ और 1991 में हुई थी, वो ये RISC जो है ये एक चिप बेस्ड जो है ना एक माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो ये RISC जो है वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर था। लिमिटेड उसमें यूज़ हुआ, बट गेमिंग्स वगैरह के लिए और उसके लिए जो है वो कुछ उस ज़माने में जो सिस्टम्स थे उनमें ये यूज़ हो रहा था। 1991 में ही एक्चुअल जो है ना वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लॉन्च हुई थी, बेसिकली 6 अगस्त 1991 को। 6 अगस्त 1991 को जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लॉन्च लॉन्च हुई।
और ये लाइव इन्होंने जो है वो कर दी थी, लाइव कर दी थी फॉर वर्ल्ड। और देयर वाज नो फन फेयर इन द ग्लोबल प्रेस, और ग्लोबल प्रेस को कुछ नहीं पता था कि अच्छा वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुई है, ठीक है हुई होगी, कोई एक आध खबर लग गई होगी, इसको कोई बहुत बड़ी खबर के तौर पे जो है ना वो पेश नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था। मतलब हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, वर्ल्ड में अदर देन पाकिस्तान नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ठीक है, सिस्टम जो है वो आरपा नेट था, तो उन्होंने जो है वो एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में जो है वो अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, एंड देन फिर वो हुआ ये कि नेटवर्क लिमिटेड इन्वायरमेंट में तो था, बट अब जब वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जब इनिशियली लॉन्च हुआ था ना, तो ईमेल पर्पस के लिए, कि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ना वो आए, वो जो पोस्टल सिस्टम, एक ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम था, उसको रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल से। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इनिशियली लॉन्च ही इसलिए किया गया था कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक रूम में, एक बिल्डिंग में तो ठीक है, आपके सिस्टम अटैच हैं और आप डेटा भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप जो है वो एक दूसरे को मैसेजेस भी कर रहे हैं थ्रू जो है वो नेटवर्क्स। अब एक आपका एक ही कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक साहब एक सिस्टम पे बैठे हैं, दूसरे दूसरे पे बैठे हैं, तो उन्होंने मैसेज किया, वो वहां चला गया, और वहां से लोकल एरिया नेटवर्क्स का कंट्रोल इन्वायरमेंट में मैसेजिंग आप जो है वो कर सकते थे, करते थे, ठीक है। डेटा ही ट्रैवल हो रहा है ना, अब वो मैसेजेस हो, वो फाइल्स हो, वट एवर कुछ हो। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट आया ना, वो इस वजह से आया कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर सकें, और वो जो इलेक्ट्रॉनिकली मेल हो वो एक वाइड एरिया पे हो। तो वो वाइड एरिया वर्ल्ड वाइड, उसको और वाइड को बढ़ा के फिर वर्ल्ड वाइड जो है वो किया गया कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल सिस्टम जो है वो बनाया जाए। तो जब इन्होंने 6 अगस्त को उसको जो लॉन्च भी किया 1991 में, तो कोई इतनी बड़ी कोई खबर नहीं थी, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कुछ लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ ना जनाब, ये 1993, लास्ट टाइम कोई पूछ भी रहा था, तो ये बेसिकली जो ये वाली स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने बाद में ऐड की थी वो जो लास्ट क्लास के बाद, कि 1991 में वर्ल्ड वाइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस जो है वो आई गई थी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लॉन्च हुआ, और पाकिस्तान में जो इंटरनेट आया ना वो 1993 में। न्यूज़ नेट था, न्यूज़ ग्रुप उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इंट्रोड्यूस भी वो जो उन्होंने करवाया था वो बेसिकली एजुकेशनल उससे जो है ना रिलेटेड उसे यूज़ किया था। हमने इंटरनेट जो यूज़ किया ना, वो हमने यूज़ किया 97 98 में, अगेन हमारी यूनिवर्सिटी की लैब में था इंटरनेट, वहाँ यूज़ हुआ। और उसके बाद ठीक है जी, अब वो किया तो अब घर पे भी होना चाहिए, तो फिर वो घर पे डायल अप कनेक्शन जो है वो ये जो है वो हुआ करते थे, और चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट वो 97 98 में जो है चूंकि सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ चुके थे, जिस तरह जेरीज नेट था, वर्ल्ड ऑनलाइन था, अच्छा जेरीज भी बाद में आया था, उस वक्त शायद इनिशियली एक ही था वर्ल्ड ऑनलाइन, या अमेरिकन ऑनलाइन था या वर्ल्ड ऑनलाइन था, ठीक है जी, या अमेरिकन ऑनलाइन था, एओएल था, शायद एओएल था, ठीक है जी। तो जो भी था, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे उस ज़माने में, वो अराउंड 4500 या 5000 के अराउंड में कोई उनका नेट का पैकेज था, और सिंगल यूज़र था, मल्टीपल एक टाइम में जो है वो यूज़र उसको यूज़ भी नहीं कर सकते थे, जो मैंने आपसे शेयर किया कि वो मल्टीपल जो है वो जब कनेक्टिविटी होने लगी, अटेम्प्ट हुआ, तो उन्होंने हमारा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो 93 में ये इनिशियली लॉन्च हुआ, बट हम जब यूनिवर्सिटी में थे 97 98 में हमने लैब में यूज़ किया, देन फिर डायल अप कनेक्शन हमने घर में यूज़ किया थ्रू जो है वो टेलीफोन वायर यूज़ होता था। अच्छा, अब उसकी उस ज़माने में स्पीड भी क्या थी, अगर मैं आपसे शेयर करूँ ना, तो वो तकरीबन जो है उसकी स्पीड वैसे होती थी 28 kbps, 28 किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है। बट हमारी जो केबल्स वगैरह जो टेलीफोन की वायर्स थी, तो वो जो है सपोर्ट ही करती थी 12 या 14, 12 to 14 किलो बाइट पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड। अभी जो आप लोग नेट यूज करते हैं 1 MB 2 MB 3 MB, पता नहीं 4 MB 8 MB, फिर अब ये 4G थ्री जी, ये तो पता नहीं क्या क्या आ गया, ठीक है ना जी। तो अब ये आप देखेंगे 28 kbps ये उसकी स्पीड थी, ठीक है। अच्छा, फिर जब थोड़ा सा और 2000 में हमने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा आ गए, पाकिस्तान की अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इंटरनेट भी बहुत आगे, प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत सारी आईएसपीज आ गई, कनेक्शन देने लगे। होता क्या था, डायल अप कनेक्शन ही थे।
आपने वायर लगाई, जब कनेक्ट होता था तो उसपे ना वो लिखा हुआ आता था 40 kbps। अच्छा, अब लोग बड़ा खुश होते थे कि 40 kbps पे, 40 पे, 45 पे हमारा नेट कनेक्ट हुआ। अच्छा, उनको पता ये था नहीं कि जो जो बैक एंड पे जो पीटीसीएल वालों ने जो केबल बिछाई हुई है वो 28 से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं करती थी। वो केबल सपोर्ट करती थी 28 को। कनेक्ट होने के बाद सिस्टम पे आ जाता था, वो आईएसपीज की तरफ से वो आता था कि जी वो 40 kbps पे जो है ना वो कनेक्टेड है। उस पर लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश होते थे कि यार 40 kbps पे हमारा नेट जो है वो चल रहा है, वो कि वो इतना लाइन सपोर्ट ही नहीं करती थी। और बेसिकली हमारी लोकेलिटी जहाँ पर मेरी रिहाइश है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है ना पीटीसीएल ने फाइबर का जो है वो नेटवर्क जो है वो अपना टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किया था, यहाँ पर फाइबर बिछाया था। तो जब फाइबर आया तो उसके बाद वो जो डायलअप कनेक्शन था वो एटलीस्ट हमारी लोकेलिटी में जो है ना वो ऐसा था कि जब 40 आता था तो हम कहते थे हाँ भाई अब ये शायद 40 पे ही कनेक्ट हुआ है, क्योंकि वो आईएसपी वालों की स्पीड जो है ना, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे, वो 40 kbps थी, तो वो 40 पे ही होता था और डिफरेंस हमें नज़र आता था। अदरवाइज जब पहले हम यूज़ करते थे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, उस पर www.yahoo.com लिखा, या याहू का ही सर्च इंजन यूज़ हो रहा था, या नेट स्केप वगैरह हम यूज़ करते थे वो, और एक दो और लिखे और लिखने के बाद फिर चले आते थे घूम फिर के, चाय वाय पी कर आते थे, देखते थे हाँ भाई वेबसाइट ओपन हो गई, हाँ ओपन हो गई। याहू तो खैर था नहीं, हॉटमेल यूज़ कर रहे थे, या नेट स्केप वगैरह का वो खैर जो है वो यूज़ होता था, नेविगेटर वगैरह जो थे या और कुछ जो है वो यूज़ करते, तो बहुत ज़्यादा स्लो, 2 3 4 साइट से ज़्यादा ओपन भी नहीं करते थे। और हॉटमेल तो कोई 5 7 8 10 मिनट में जाके ईमेल जो है ना वो ओपन करके हमें देता था, बट मजबूरी थी, बैठे रहते थे और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई था नहीं, तो जो है वो इस तरीके से रहता था। तो 93 में जनाब पाकिस्तान में जो है ना वो इंटरनेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और वर्ल्ड वाइड जो है वो 1991 में, ठीक है जी। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको ज़रा पता होनी चाहिए। 92 में जनाब इंटरनेट बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल नेटवर्क। तो 91 में लॉन्च हुआ था अगस्त में, 92 में फिर बढ़ा, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक्चुअल जो मेन उसका गोल था वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पोस्टल सिस्टम जो ट्रेडिशनल था उसको रिप्लेस करना था, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स थी, ईमेल्स वगैरह। तो फिर जो है वो वर्ल्ड वाइड ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए यूज़ हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने शिप कर दिया विंडोज़ 3.1। डेफिनेटली 3.1 ज़्यादा बेहतर था, इसमें नोट पैड वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी थी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किया, प्लस ये जो है ना वो मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह भी 3.1 में थी। इट मीन्स कि 3.0 में मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ ऑप्शंस थे। ट्रू टाइप फ़ॉन्ट भी आ गए थे। पहले वाले फ़ॉन्ट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा ख़राब ही होंगे, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर थे। उनका जो चूँकि मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में मोनोक्रोम मॉनिटर यूज़ हुआ करते थे, या पहले ब्लैक एंड वाइट थे फिर मोनोक्रोम आए, ब्लैक के ऊपर ग्रीन जो है वो होता था फॉन्ट जो होता था। तो ट्रू टाइप में जो है ना वो ज़्यादा शार्प आपको फॉन्ट जो है वो मिलता था, जो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता था वो था। तो डिफरेंट फॉन्ट जो इसमें थे। प्लस ये कि विंडोज़ में मेमोरी मैनेजमेंट आई। अच्छा, इससे पहले डॉस में थी, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस थे। स्कैन डिस्क वगैरह हम यूज़ किया करते थे डॉस में, बट उसको प्रॉपरली जो है वो वर्कआउट करवाना होता था। फिर ये 3.1 में इन्होंने डिफ्रेगमेंट वगैरह का ऑप्शन जो है वो रखा। तो डिस्क डिफ्रेगमेंट वो मेमोरी को जो है एक तो हार्ड डिस्क में, और उसके अलावा फिर प्राइमरी मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह के भी इन्होंने जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शन डाले, तो इस तरह की चीज़ें थी। 92 में आईबीएम ने जनाब थिंक पैड लैपटॉप लॉन्च कर दिया था। आईबीएम का लैपटॉप था थिंक पैड, मैंने यूज तो नहीं किया, हमारी क्लास वाले थे उनके पास थिंक पैड था, तो ये भी एक लैपटॉप था, ठीक है जी। पोर्टेबल था ये काफ़ी हद तक। 93 में विंडोज़ एंटी शिप हुई, एंटी फॉर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले जो विंडोज़ 3.1 थी, जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि वो विंडोज़ 3.1 थी, फिर 95 में विंडोज़ 95 भी आई। बट ये सारे के सारे 97 बीच का ही चल रहा था, ठीक है।
ये सारे स्टैंड अलोन पीसी के लिए थी। आपके पास एक सिस्टम है, आपने इंस्टॉल कर लिया, आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं। बट अगर आपको नेटवर्क पे काम करना है ना, अगर आपको दो सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स कनेक्ट कर थी, और उसके बाद फिर विंडोज एक्सपी आई। एक्सपी जो थी ना, वो नेटवर्क और स्टैंड अलोन पीसी दोनों के लिए थी। उससे पहले की जितनी भी विंडोज थी, आइदर 3.1 थी, 95 थी, 96, 97, 98, विंडोज फिर 99 आई थी, फिर विंडोज मी आई थी, मिलीनियम। तो ये सारी के सारे सिंगल पीसी के लिए थे। यानी अगर आपको दो सिस्टम्स को कनेक्ट भी करना है, हाँ वर्ल्ड वाइड वेब पे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, मगर अगर दो पीसीस को या दो से ज़्यादा पीसीस को आपको कनेक्ट करना था, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना, वो नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था, जो कि 93 में विंडोज़ ने एनटी के नाम से जो है वो पर्सनल पीसीस के लिए दिया। और फिर उसके बाद 2000 आया, और एक्सपी से ऑनवर्ड जितने आए ना, फिर वो सिंगल पीसी के लिए भी थे और नेटवर्क के लिए भी थे। ये जो अभी आप जितनी विंडोज यूज कर रहे हैं, ये नेटवर्क को भी सपोर्ट करती हैं और सिंगल पीसी पर भी जो है वो वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, विंडोज एनटी भी सिंगल पीसी पे भी चल रही थी, मगर उसके फीचर्स नेटवर्क वाले थे। कि अगर आपको लेट सपोज मेरे पास जो सिस्टम था, जब उसमें विंडोज 98 थी, तो उसमें विंडोज एनटी भी थी। वो अच्छा, एनटी हमने इस वजह से रखा हुआ था क्योंकि अब हमने उस जमाने में जब नेटवर्क पे काम करना शुरू किया, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, तो हमने अपने दोनों सिस्टम्स को जो है ना वो कनेक्ट किया। हमने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया, एंटी इंस्टॉल किया, फिर उसके ऊपर काम किया। वो डेफिनेटली फॉर जॉब पर्पस, यानी कि हमें कुछ उसका एक्सपीरियंस हो और उन चीज़ों को जो है वो हम देख सकें कि नेटवर्क को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किस तरीके से सर्वर मैनेजमेंट करनी है। तो एक सिस्टम को सर्वर बना लिया, एक को हमने जो है वो उसका जो है वो क्लाइंट बना लिया, एंड देन उस पर एंटी इंस्टॉल करके जो है वो हम काम किया करते थे। आईबीएम का जो है वो IRFC जो बेस था, उसी को उन्होंने इम्प्रूव करके वर्क स्टेशन बनाया। उससे पहले वो लिमिटेड उसके लिए था, टास्क परफॉर्म करने के लिए था। और उसके साथ साथ जो है ना वो पावर पीसी 601, ये चिपसेट के नाम से एक बोर्ड आया था, ये भी बड़ा फेमस हुआ था। तो ये ज्वाइंटली इंट्रोड्यूस किया था मोटरोला ने, एप्पल ने और आईबीएम ने। तो ये तीन कंपनीज ने जो है ना ये एक 601 एक प्रोसेसर जो है वो भी 93 में लॉन्च किया था। देन 95 में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आई। 95 में इंटेल ने पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रिलीज़ किया, पेंटियम प्रो। या हमारी इन्वायरमेंट में नहीं आया था, हमारे पास 95 में जो है ना वो 486 तो खैर पहले का हो गया था, 586 वगैरह चल रहा था। जो पेंटियम प्रो हमारे पास है, आई थिंक वो 97, 98, 98 वगैरह में हमारे पास पेंटियम प्रो आए थे। कि मेरा एक क्लास फेलो ही था, उसने पेंटियम प्रो बाय किया था। एंड देन फिर जाके वो फिर पेंटियम की सीरीज आ गई, मतलब इसी से पेंटियम 1, 2, 3 एंड सो ऑन वो आ गए थे। एक ये हुआ। दूसरा 95 माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया विंडोज 95 अगेन, बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज था। 95 3.1, 3.11 और 95 बहुत ज़्यादा चेंज। तो बिल्कुल जो है ना वो एक डिफरेंट जो है वो 95 था। और डेफिनेटली फिर वर्ल्ड वाइड वेब भी चूंकि हमारे यहाँ पर आ चुका था, और जहाँ पर मैक या लिनक्स वगैरह यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ तो वो यूज़ हो रहा था, बट 3.1 वगैरह में उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था। 95 जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो इंटरनेट था इसको। 95 में जनाब नेट स्केप आया। नेट स्केप नेविगेटर था, इंटरनेट नेविगेटर, सिंपल ब्राउज़र, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से अब आप लोग क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो एक ज़माने में जो है ना वो नेट स्केप यूज़ हुआ करता था। कैप्चर इसने किया था ना मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स को। तो डेफिनेटली जब ये नेट स्केप आया, तो इसने तो पूरी मार्केट ही कैप्चर, जिस तरीके से अब मेजोरिटी जो है वो क्रोम यूज कर रही है। अच्छा, आई भी यूज हो रहा है। एक जमाने में फिर नेट स्केप को रिप्लेस कर दिया था इंटरनेट एक्सप्लोरर ने। आई जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बट इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या था, उससे सिस्टम बड़े हैक हुआ करते थे। जितने हैकर्स थे ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही को यूज किया करते थे, और उसी को यूज करते हुए जो है ना हैकिंग किया करते थे, जो वर्ल्ड वाइड हैकिंग होती है। उसमें फिर इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए, हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। डुअल हैकिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया था 2001-2 में, और मतलब बहुत कुछ आया।
और वो सारा का सारा क्यों आया, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की वजह से। और ख़ास तौर पे आई थिंक इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 था, उसमें इतने लूप होल्स थे, इतने लूप होल्स थे। और चाइनीज़ के लिए तो वो कहा जाता था कि वो मतलब एक तरह से ना पैराडाइज है, मतलब जो IE6 यूज़ कर रहा है ना, चाइनीज़ उसका सिस्टम हैक कर लेते थे बड़ी आसानी से, और उसके बाद उसके सिस्टम से किसी दूसरे के सिस्टम को हैक करते थे। तो होता ये था कि अगर वो बैक ट्रैक भी किया जाता था तो असल हैकर पकड़ा नहीं जाता था, जिसका सिस्टम पहले हैक किया हुआ है और उससे आगे हैकिंग चल रही है, वो ट्रैक करके उस सिस्टम पे चले जाते थे। तो IE6 में ना मतलब बड़े ही लूप होल्स थे, और IE6 दुनिया एक ज़माने तक यूज़ करती रही। इवन कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है ना उसको बाकायदा बैन करना पड़ा। इसके जब नए नए वर्जन आए तो लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, और फिर ऐसा हुआ कि वो बाकायदा कंटिन्यूसली मैसेजिंग कर करके जब आप IE6 यूज़ करते थे, मैंने भी बहुत अरसे तक यूज़ किया, तो जब हम उसे ओपन करते थे वो मतलब एक पॉपअप आ जाता था कि भाई आप इसको ख़त्म कर दें, इसकी जान छोड़ दें, अपग्रेड कर दें। और एट दी एंड हुआ ये कि वो ब्लॉक हो गया उसको इस तरीके से। तो खैर वो तो IE जब आया इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट नेटस्केप ने पूरी मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना वो नेटस्केप ने कैप्चर की हुई थी। नेटस्केप ही के नेविगेटर जो है वो एक ज़माने में चला करते थे। गोइंग फ्रॉम स्टार्टअप कंपनी $9.2 बिलियन कंपनी इन 1 ईयर, एक साल में 9.2 बिलियन की जो है वो एक कंपनी नेटस्केप जो है वो बन गई थी, क्योंकि सारा जो है वो इन्होंने ही जो है वो कैप्चर किया हुआ था। अच्छा, हमारे यहाँ तो खैर शुरू से इशू यही रहा ना कि वो 95 भी थी, तो विंडोज़ 95 वो डिस्केट का पैकेज था, वो तकरीबन आई थिंक 500-600 का पैकेज होता था, ला के इंस्टॉल कर लिया। 90 जो है वो जब 98 आई तो CD रोम वगैरह आ गए थे, CDs पे थी, तो CD भी वो 100, 150, 200 रुपये की ले ली। मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे जो है ना वो तो शुरू से यूज़ होते रहे, स्टिल बहुत सारे लोग यूज़ कर ही रहे हैं। लाइसेंसिंग का कोई ऐसा इशू शुरू से ही नहीं रहा ना, बट वर्ल्ड वाइड तो लाइसेंसिंग का इशू है ना, बाकायदा आप पे करके जो है वो बाय कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी का जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है जी। 95 में जनाब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई ना वो ये हुई कि जावा आ गई। जावा बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। तो सन सन एक कंपनी है बेसिकली, ठीक है जी। सन माइक्रो सिस्टम ने जो है ना वो क्रिएट की थी जावा डेवलपमेंट लैंग्वेज 95 में। और जावा जो है ना वो बेसिकली जब आई तो इसको कहा जाता था कि इट्स एनेबल प्रोग्रामर्स टू डेवलप एप्लीकेशन दैट विल रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है ना जावा को कहा जाता है, स्टिल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो 95 में जावा आई। खैर हम यहाँ पर हमें तो इतना पता नहीं चला कि जावा आई क्या आई, हम 97 98 वगैरह में जब थे तो हमें तो सच्ची बात है यूनिवर्सिटी में थे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, बट हमें जावा का कुछ पता नहीं था। जो लैंग्वेजेस वगैरह हमने यूज़ की, सी यूज़ की, या लैंग्वेजेस की बात करें तो विजुअल बेसिक आ चुकी थी, विजुअल बेसिक 4 थी, देन 5 आई, वो हमने यूज़ की, यूनिवर्सिटी में ही थे, पास आउट हुए तो 6 आ गई। चेन थी, काफ़ी चेन थी, उसको देखा। अच्छा, वेब डेवलपमेंट वगैरह होती थी तो वो वेब डेवलपमेंट जो है वो जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट्स वगैरह स्क्रिप्टिंग में हम लोग यूज़ करते थे। बाद में PHP और कोल्ड फ्यूजन और XML वगैरह आई। जावा का हमें नहीं पता था, हम यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो गए। अच्छा, मीटिंग एंड करके आते हैं, ज़रा मीटिंग एंड करके आ रहे हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जावा की लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम राइट करेंगे ना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो बेसिकली है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि वैसे ये था कि अगर आपके सिस्टम में जो है वो विंडोज़ है तो विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसी यानी वो तमाम एप्लीकेशन जो विंडोज़ सपोर्टेड होंगी वो इस पे एग्जीक्यूट होंगी, इस पे रन होंगी। अगर आपके सिस्टम में लिनक्स है तो लिनक्स सपोर्टेड एप्लीकेशन ही चलेंगी। अगर आपके सिस्टम में सनी का एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलारिस, अगर आपके सिस्टम में सोलारिस है तो सोलारिस ही पे जो है वो चलेंगी। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास अब अगर हम बात करें तो ये LEDs हैं, LCDs हैं, वट एवर ये भी हैं। आप इसमें भी पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो ट्यूनिंग करने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, या बहुत सारी अब चीज़ें हैं। आप इवन के माइक्रोवेव है,
डिजिटल माइक्रोवेव है ना, उसमें भी तो सॉफ्टवेयर है, आप उसमें टाइमर सेट कर रहे हैं, ये वो ये सारी चीजें। तो उसका प्लेटफॉर्म अलग है, इसका प्लेटफॉर्म अलग है। आपका पास मोबाइल है, उसमें एंड्रॉयड है, वो प्लेटफॉर्म अलग है। और अगर एंड्रॉयड नहीं है, आईफोन है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। अच्छा, लैंग्वेजेस जो है ना, हर लैंग्वेज हर प्लेटफॉर्म पे नहीं चलती। तो सन ने ना फर्स्ट टाइम कहा, सन ने कहा कि भाई हम एक ऐसी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आप उस पर जो भी एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। अच्छा, जावा, हमारे यहाँ जो जावा का बहुत ज्यादा बूम आया ना, ये आया 2000 में जाके। 2000 में बेसिकली ये जो क्या कहते हैं, अताउर रहमान साहब थे जब ये आए, तो इन्होंने किया ये कि इनके बेसिकली पता नहीं बहनोई थे या साले थे या जो भी थे, खैर उससे कतई नजर, पढ़े लिखे आदमी थे वो जो भी थे। इन्होंने उनको अमेरिका से बुलाया और यहाँ उनको लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जावा एक लैंग्वेज है और पाकिस्तानियों को वो लैंग्वेज आनी चाहिए। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ना जावा के प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए, जावा सीखें। आप यकीन करें, आई थिंक 2000 की बात है। और हम लोग, हम हमारे जो हम पास आउट हो गए थे यूनिवर्सिटी से, हमने भी जब पता चला कि भाई जावा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है भाई ये लैंग्वेज है, चलो सीखनी है। अच्छा, हमने जितनी भी लैंग्वेजेस जो भी सीखी, हमारे मेरे कुछ जो दोस्त वगैरह थे, हमने खुद ही सीख ली। मतलब सीडी लाए, इंस्टॉल की, और उसके बाद ठीक है जी सीख लिया, उस पर काम कर लिया। क्या कहते हैं, कुछ वेब्स वगैरह से हमने फिर हेल्प ले ली। linda.com था, w3schools.com, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स थी, उन पे ट्यूटोरियल वगैरह हुआ करते थे। यूट्यूब वगैरह ने तो खैर जिंदगी बहुत आसान कर दी ना, आपको सारे के सारे जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाते हैं, उस जमाने में नहीं थे। तो linda.com हो गई, w3 स्कूल हो गई, linda.com अभी भी बड़ी फेमस है। इस तरह की और कुछ एक दो वेबसाइट्स थी, वहां से कोड मिल जाता था, वहां से हेल्प मिल जाती थी। तो इंस्टॉल करके खुद ही करते रहते थे, पीएचपी कर ली और कोल्ड फ्यूजन कर ली और एक्सएमएल कर ली और ये वो। अच्छा, जब जावा का हुआ तो हमने कहा भाई सीखते हैं। अच्छा, पता चला कि जी वो साल भर का जो है ना जावा की सर्टिफिकेशन कोर्स है। कराची में जो ये सर सैयद यूनिवर्सिटी है, इन्होंने डेट दी कि इस डेट पे सर सैयद यूनिवर्सिटी से फॉर्म मिलेंगे, वो फॉर्म लीजिए और जमा कराइए। आप यकीन करें कि सर सैयद यूनिवर्सिटी की पता नहीं कोई थर्ड फ्लोर पे कोई लैब थी या कोई ऑफिस था, वहाँ से फॉर्म मिल रहा था। और वो थर्ड फ्लोर से सेकंड और फिर फर्स्ट और फिर वो पूरी सर सैयद यूनिवर्सिटी और फिर बाहर का रोड और वो सारा वो पूरा भरा हुआ था, लाइनें लगी हुई थी। हम लोग खुद, हम मैं हमारे दो तीन दोस्त, हम लोग गए, कोई हम लोग शायद 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे पहुंचे, और शाम में कोई 5-6 बजे जाके हमें फॉर्म मिला। सारा दिन खड़े रहे, वो पता ही नहीं था कि कहाँ से मिलेगा, बस वो रोड पे लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में खड़े हो गए। और फिर वो चलते 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 गेट से अंदर आ गए, और फिर और वो जो भी उनका कॉरिडोर था उसमें भी, और फिर सीढ़ियों पे, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। सब पता ही नहीं, जो आता था उससे पूछते तो कहते थे भाई थर्ड फ्लोर से मिलेगा। तो कुछ सुबह से लेके शाम तक जाके लाइन में लगे और फॉर्म लिया। जब फॉर्म लेके उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, सारी चीज़ें देखी, साल भर का एक वो कोर्स था। तो खैर हम दोस्तों ने डिसाइड ये किया कि यार एक साल में ये करेंगे तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। जावा स्क्रिप्ट तो हमें आती थी, वो हमने वैसी की हुई थी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट वगैरह में प्रोफेशनली भी जॉब कर रहा था एज अ वेब जो है वो डेवलपर 99 2000 में। और उस ज़माने में वीबी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट पे हम जो है वो वेबसाइट्स वगैरह बनाया करते थे। तो एक बड़ा अजीब सा जो है ना एक वो क्रेज जावा का जो है वो पाकिस्तान में भी बिल्ड हुआ, ये 2000 की बात है। तो वो था, बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। आप इसमें जो कोड लिखेंगे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, सन का ये दावा था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और ये बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था भी क्यों, ये बाद में जाके पता चला कि एक चीज़ है जेवीएम, हम बाद में कहीं इसको डिस्कस भी दोबारा भी कर लेंगे, ठीक है जी। जावा वर्चुअल मशीन, बेसिकली सन ने जो है ना जितनी भी बड़ी कंपनीज थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जब भी कोई नया वर्जन आएगा ना, तो आप उसमें ये जेवीएम को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। यानी कि अगर लिनक्स है तो लिनक्स में भी जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। अगर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है तो विंडोज भी जब रिलीज होगी तो उसमें जेवीएम ऑलरेडी होगा। तो होगा ये कि जब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी जेवीएम होगा, और और जावा का जो भी आपका कोड होगा वो जेवीएम रन कर देगा। अब वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो, वो सोलारिस हो, वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अच्छा, उस जमाने में
दूसरी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी नहीं जो इस तरीके से चलती हों, जो अब आपको जो मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपका माइक्रोवेव ओवन ही है, अगर आपकी एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, इनमें भी सब में सॉफ्टवेयर हैं। उस ज़माने में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो सिस्टम्स ही थे, कंप्यूटर्स ही थे, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन सारी कंपनीज के साथ सन ने जो है वो एग्रीमेंट किया था कि जो भी नया वर्जन आएगा ना उसमें आपको जेवीएम को रखना है। डेफिनेटली सन उनको पे कर रहा था। तो ये एक जो है वो इस तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। बट हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने पता है क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने ये कि इनकी जो एक्सपी एक विंडोज़ आई थी, विंडोज़ एक्सपी 2000 के बाद विंडोज़ एक्सपी आई थी, उस विंडोज़ एक्सपी का जो इनिशियल वर्जन इन्होंने लॉन्च किया ना उसमें जेवीएम को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। हमारे एक टीचर थे, वो अक्सर कहते थे कि बिल गेट साहब जो है वो बड़ा ही कमीना आदमी है, ठीक है जी, कहना नहीं चाहिए, खैर वो कहते थे, उनकी बात कोट कर रहा हूँ। तो वो हुआ यही कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ एक्सपी लॉन्च की ना, तो विंडोज़ एक्सपी में इन्होंने जेवीएम को नहीं रखा, इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, अब बाहर तो वही होता है ना, एक्सपी लॉन्च हो रही है और ठीक है जी, लाइनें लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं और वो बाय कर रहे हैं और वो सारा बाय करके लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, वो बाय करके लेके जा रहे थे, लेके गए, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जो कुछ जावा के डेवलपर थे उन्होंने जब कोड रन किया तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और अब ये कैसे हो गया कि विंडोज एक्सपी में जावा का कोड रन नहीं हो रहा। तो क्यूरीज आई सन को, जब सन को क्यूरीज आई तो पता ये चला कि विंडोज एक्सपी में इन्होंने बाकायदा जेवीएम को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इनका एग्रीमेंट था। फिर सन बाकायदा कोर्ट गया, जो ये सन माइक्रो सिस्टम से ये इन्होंने कोर्ट में केस किया माइक्रोसॉफ्ट पे, वो केस चला, सन डेफिनेटली वो केस सन जो है वो जीता, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, पे किया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट को। अच्छा, उससे माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान हुआ, इनको काफ़ी ज़्यादा सन को जो है वो पे करना पड़ा, उस केस के अगेंस्ट में जो भी इन्होंने अमाउंट जो है वो किया था वो उनको पे करना पड़ा। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी मतलब जो सीडीज उनकी सेल हो गई थी वो सारी मार्केट से उठाई, और उठाने के बाद फिर जो है वो एक्सपी का दूसरा वर्जन मतलब जो है वो लॉन्च किया, जिसमें जेवीएम को इनकॉर्पोरेट किया। अच्छा, इस सारे मामले से माइक्रोसॉफ्ट को फाइनेंशियली भी नुकसान हुआ, और वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की साख को क्या नुकसान होना है, खैर मगर हुआ ये कि सन का एटलीस्ट वो जो दावा था ना कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है, बट उसकी हकीकत सामने आ गई कि वो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ और एक चीज़ जेवीएम है। और अच्छा, फिर सन ने बेसिकली ये भी कहा कि जिन लोगों ने वो एक्सपी लिया हुआ था, वो जेवीएम को जो है ना अलग से डाउनलोड करके, छोटी सी यूटिलिटी है, और आप उसको जो है वो डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो उस कोड को रन करें। अच्छा, मैंने भी जब एक्सपी इंस्टॉल किया, हमें जो सीडी मिली वो वही थी जो विदाउट जेवीएम थी, तो वो अलग से फिर जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ा, और वो चूंकि एक सीडी कुछ सालों मैंने चलाई, मतलब वो जो सिस्टम था जब उसमें फ्रेश इंस्टॉलेशन करते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्स्ट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तो फिर भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, बट वो 95 में तो इतना इश्यूज, मतलब इतना यूज नहीं हुआ, 98 हो गया, एक्सपी हो गया, तो उसमें यही था, मतलब प्रॉब्लम है विंडोज इंस्टॉल कर लो, प्रॉब्लम है विंडोज इंस्टॉल कर लो, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल कर लें। री इंस्टॉल करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, कुछ भी हुआ री इंस्टॉल कर लो। अब वो खैर एक्सपी की जो मेरे पास सीडी थी उसमें जेवीएम नहीं था, तो वो जब भी वो फिर हम उसे री इंस्टॉल करते थे तो जेवीएम रखा हुआ था, फिर उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। तो ये एक था, बट जावा आया 95 में, एक बड़ी चीज़ थी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक इस तरह की लैंग्वेज जो है लॉन्च ईबे जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, आप लोगों को पता होगा। ये पहला ऑनलाइन जो है ना वो ऑक्शन हाउस था, ईबे जो था। तो अगर आप लोगों ने यूज़ किया, आप लोगों को पता हो, ईबे का एक ऑनलाइन ऑक्शन हाउस है, आप वैसे भी सेल कर सकते हैं बट ऑक्शन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑनलाइन ऑक्शन हाउस जो था वो ईबे था, जो कि स्टिल अभी तक चल रहा है, स्टिल इस पे जो है वो ऑक्शन हो रहे हैं। आप जाके सर्च करें, कोई भी आइटम सर्च कर लें, तो आप डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली परचेज तो आप बहुत सारे इसमें कर लेते हैं, बट इसमें ऑप्शंस का भी ऑप्शन होता है। आपने एक आइटम डाल दिया, उसकी इनिशियल प्राइस रख दी, और उसके डेज रख दिए, 4 डेज, 5 डेज, 30 डेज, वट एवर, और ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन का मतलब है हर पर्सन आके उस पर बिडिंग करेगा, आप बिड करेंगे, बिड करेंगे, वो विद इन अ टाइम पीरियड जिसकी हाईएस्ट बिड होगी, ऑप्शन में यही होता है ना,
जिसकी हाईएस्ट बिड होगी ना वो क्या होगा, वो विनर होगा, और वो फिर जो भी होगा वो आइटम उसको जो है वो भेज दिया जाएगा। बट ईबे ने बड़ा इम्प्रूव किया, पहले इतना नहीं था, अब एंड टू एंड जो है वो यूजर्स के उस पर ख़ास तौर पे जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं। प्लस ये है कि ऑप्शन वगैरह, चूँकि ईबे के ऑप्शन में मैं भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पर्सनली ईबे के ऑप्शन से बाय की है, तो मुझे इनके रूल्स का पता है। तो आपने जो चीज़ वहाँ पर ऑप्शन में ली है उसकी प्राइस, फिर कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, तो जब तक आपके पास वो आइटम आ नहीं जाता ना और आप उसको फीडबैक नहीं देते थे, तब तक वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते। अच्छा, फिर अमाउंट ट्रांसफ़र में भी थोड़ा सा है कि वो पेपॉल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में पेपॉल है ही नहीं शुरू से, तो उसके लिए आपके पास फॉरेन अकाउंट होना चाहिए, या वो एक अलग चीज़ है। बट ईबे का बड़ा अच्छा सिस्टम है, खासतौर पे ऑक्शन का सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। तो 1995 में ये ईबे आया और स्टिल ईबे चल रहा है, और अगेन ये भी जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी अब बन चुकी है ईबे। 1996 में इंटेल ने जो है वो पेंटियम अनाउंस किया, ठीक है, 200 मेगाहर्ट्ज, इस तरह की बात हम पहले ही कर चुके हैं। 200 आया, फिर 233 आया, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर जो पेंटियम मशीन आई थी वो शायद 98 के अराउंड में आई थी, मेरे क्लास वालों ने बाय किया था। तो अब वो पता नहीं 200 था, 233 था, वट जो भी था इस तरह का जो है ना। और 1.3 मेगा हर्ट्स जो है वो थे, और फिर उसके बाद आगे जाके नहीं सॉरी 1.3 नहीं, 2.3 था गीगाहर्ट्ज, सो 233 मेगाहर्ट्ज था, इस तरीके से था। यूएस रोबोटिक्स ने पॉम पायलट लॉन्च किया था। दिस इज पॉम, ये पायलट है, ठीक है। पॉम यूज़ हो गए थे, ये भी एक ज़माने में बड़े चले। पॉम बेसिकली डिजिटल डायरी आप समझ लें, डिजिटल डायरी है, इसमें यहाँ पर पेन है, आप इसमें जो भी लिख रहे हैं वो स्टोर किया जा रहा है। तो पाम जो थे वो ये थे। बाद में बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के पाम आ गए। हमारे एक टीचर थे ग्रेजुएशन में, उनके पास पाम था, तो हम बड़ा उसको देखा करते थे अक्सर लेके कि अच्छा भाई इस तरह की भी चीज़ होती है, मतलब ऐसा भी है। तो एक हमारे लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि एक इस तरह की डिवाइस है और जिसमें एक पेन है और वो स्क्रीन पे कुछ लिखते हैं और वो उसमें जाके स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। अब तो खैर ये है आप लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल और ये सारी चीज़ें। तो 96 में पाम आ गया था। देन माइक्रोसॉफ्ट ने एड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कंपेटिबिलिटी 95 में, विंडोज 95 में जो है वो, जी बोले। यार डिजिटल डायरी है पाम, डिजिटल डायरी। आप इसमें एक पेन होता था, ये टच स्क्रीन था, आप इस पे जो कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके पास जाके स्टोर हो रहा है, डिजिटल डायरी। अच्छा, इससे पहले ज़माने में ना लोगों के पास, अब अभी भी कुछ जो पुराने लोग हैं, लेट सपोज मेरे फादर का इंतकाल हो गया, बट मेरे ताया हैं वो अभी आए हुए भी थे पिछले दिनों, अभी तक वो डायरी रखते हैं और एक पेन रखते हैं जेब में, ठीक है, उनके पास एक डायरी और पेन होता है। तो पाम जो है डिजिटल डायरी थी। इसका अपना ये टच स्क्रीन है, आपने इस पे जो कुछ भी लिखते जा रहे हैं वो बैक हैंड पे जो है ना वो एक स्टोर होता है, जिस तरह मैं जो इस पे लिख रहा हूँ ना, और ये इसी तरीके से इसमें सेव हो गया, तो आप वो जो भी लिख रहे हैं वो सेव होता जा रहा था। प्लस जिस तरीके से अगेन वो एवोल्यूएट हुआ, अब हमारे टीचर के पास जो पाम था तो उसमें जो है ना वो कुछ टाइप हुआ हुआ डेटा भी होता था, नंबर्स वगैरह, फोन नंबर्स वगैरह थे, इस तरह के थे, नोट वगैरह वो लिख लेते थे। मतलब अब अगली क्लास जो है वो मंडे नहीं ट्यूसडे को इतने बजे रखनी है, वो डिसाइड करते थे यार इस दिन नहीं आऊंगा, इस दिन क्लास होगी ना, पाम निकाला, इस पे लिख लिया, नेक्स्ट क्लास जो है वो इतने इस पे इस डे पे होगी। अब वो ये नेविगेशन के बटन है, वो इसमें ऐसा इमेज स्टोर हो रहा है या जो भी है, तो इसको नेविगेट करके मतलब ऊपर नीचे ना करके और वो आपके नोट्स वगैरह आ गए। तो एक तरह से डायरी थी, डिजिटल डायरी। प्राइस वगैरह का मुझे अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान में कितने की होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, बट एक यूनिक चीज़ थी। और एक स्टाइलिश पेन के साथ जो है वो ये जो है वो वर्क किया करती थी, तो ये था। अच्छा, विंडोज 96 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज 95 में जो है ना वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए जो है ना वो दिया। अच्छा, इसके डिफरेंट जो है ना वो पैचेस आया करते थे। विंडोज 95 थी, फिर 96, 97, 98 वगैरह, इसमें जो है ना कुछ पैचेस होते थे, तो वो पैचेस आपने डाउनलोड किए और उनको इंस्टॉल किया तो आपका वो वर्जन अपग्रेड हो जाता था, जिस तरह सर्विस पैक है, या जिस तरीके से आपके पास जो ये मोबाइल्स हैं इसमें आप ज़्यादातर के पास एंड्रॉयड ही होंगे, तो इनका भी अपडेट आता है ना अक्सर,
अक्सर आता है कि जी अब अपडेट कर लें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो डाउनलोड हो जाता है, आप अपडेट कर देते हैं, तो आप उसका कोई नया वर्जन अलग से इंस्टॉल नहीं करते, उसी को अपडेट करते हैं। तो वो विंडोज 95 में भी एक इन्होंने पैच दिया, उसको सर्विस पैक आप कह सकते हैं। 2000 से ऑनवर्ड फिर ये सर्विस पैक इन्होंने कहा कि सर्विस पैक है। तो होता ही है कि जब बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आता है ना, तो एक नया वर्जन आ जाता है। जब छोटे मोटे चेंजेस करने होते हैं तो फिर वो उसके सर्विस पैक होते हैं। आपने वो, चूंकि मसला ये है कि हमने तो फ्री में हमें मिल गया ना, हमारे तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप में या कंप्यूटर में हमने फ्री में ले लिया, 100-150 रुपये की CD ली, इंस्टॉल कर लिया। कुछ दूसरा चाहिए तो चले दूसरे, विंडोज़ 9 है, 10 चाहिए तो 10 की CD लाए, वो इंस्टॉल कर लिया, कुछ और लाए वो इंस्टॉल कर लिया। बाहर तो वो बाकायदा बाय करते हैं पैसे पे करके। तो वो फिर होता ही है कि जब छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो उसके लिए फिर सर्विस पैक है, आपने वो डाउनलोड किया और उसी को अपडेट कर लिया। तो 96 में इन्होंने जो है ना वो कंपेटेबिलिटी इंटरनेट के साथ दी थी। क्योंकि पर्सनली मैंने 97, 98, 98, 99 में घर पे यूज़ किया, और उस वक्त विंडोज़ 98 आ चुका था। जब विंडोज़ 95 हम यूज़ कर रहे थे तो उस वक्त तो इंटरनेट का हमें सच पता भी नहीं था, ठीक है, या हम यूज़ भी नहीं कर रहे थे, ये था। सन ने जो है ना अल्ट्रा सन वर्क स्टेशन लॉन्च किया था 64 बिट प्रोसेसर के साथ। तो सन के एक ज़माने में सर्वर स्टिल अभी भी जो बड़े बड़े, जो ख़ास तौर पे जो आपके सर्वर्स हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो सिस्टम है ना, वहाँ पे सन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, विंडोज़ विंडोज़ यूज़ नहीं होते। पता चला कि मसला आ गया तो बोलें जी सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, सही हो जाएगा। तो आपका एक जो है वो सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है स्पेस में, और कोई प्रॉब्लम आया और उसको रीस्टार्ट कर दें, नहीं नहीं, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये सन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है सोलारिस के नाम से। सन कहता है इंस्टॉल करो और भूल जाओ, सारी जिंदगी आप उसको चलाओ, कभी टायर्ड नहीं होगा, कभी आपको उसको सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम भी डेफिनेटली उतना कैपेबल होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लें यार, बस या एंड करें। 97 में जनाब MMX टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है, मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी थी बेसिकली ये। और फिर ये आ गई ना, ये CDs वीडीज और ये सारी और मूवीज़ आ रही हैं, तो फिर अब इसमें होना चाहिए, तो उसको इंक्रीज़ किया था। तो ये MMX टेक्नोलॉजी आ गई थी, मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड। इसमें फिर सिस्टम्स में भी क्या हुआ कि जिस तरह मैंने इससे लास्ट क्लास में कहा था कि VGA कार्ड होता था, उसमें रैम लगी होती थी 2 MB की। VGA कार्ड पे छोटी सी रैम, इस साइज की रैम होती थी, कार्ड के ऊपर लगी होती थी। 2 MB है, 1 MB है। अच्छा, हमारे पास भी था। अब CD-ROM लगा लिए, मूवी भी देखनी है, वो चल ही नहीं रही, एक एक फ्रेम सामने से जा रहा है, तो भाई वो वीडियो जो ग्राफिक्स मेमोरी है उसको एक्सटेंड करना है। फिर एक और 1 MB की चिप लगा दी, 2 MB की हो गई, दो ही स्लॉट थी। नहीं, 2 MB नहीं भी 4 MB होनी चाहिए, दोनों को निकाल के 2 2 MB की दो लगा दी वीडियो ग्राफिक्स पे। MMX टेक्नोलॉजी आ गई, मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड, इसमें हमारा जो आ गई, तो फिर उसमें हुआ ये कि रैम को भी आप जो है वो शेयर करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर उसमें आ गई थी। इंटेल ने पेंटियम 2 कह रहे हैं कि लॉन्च कर लिया था, खैर हमारे पास तो देर से आया था। 333 मेगाहर्ट्ज का था ये, 2000 के अराउंड में आया था पेंटियम 3, फिर पेंटियम 4, ठीक है जी, ये 2001 वगैरह में हमारे पास यहाँ आए थे, ठीक है। DVDs भी आ गई थी, वर्सटाइल जो आपकी डिस्केट्स हैं, DVDs, ये भी 97 में लॉन्च हो गई थी, हो गई होंगी, हमने खैर थोड़ा बाद में यूज़ की, ठीक है जी। 98 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 98 लॉन्च कर दिया था। बस ये लास्ट देख लेते हैं। तो विंडोज़ 98 अगेन आपसे पहले भी था, 98 बिल्कुल अलग चेंज। 95 98 ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 98 लगता था कि कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फुली लोडेड, मतलब आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते थे। 98 बहुत लिमिटेड था, यानी 95 बहुत लिमिटेड था, 95 पूरा का पूरा इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया था। तो 98 तो बिल्कुल एक अलग से ही जो है ना वो विंडोज़, ठीक है यार, ज़बरदस्त, ये क्या है, मतलब इस तरीके से था। गो के 95 के बाद 96 आया, 97 आया, बट वो ट्रांजिशनल पीरियड ही थे। और फिर 98 जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड फीचर्स के साथ जो है ना वो विंडोज़ 98 आया था। और इसमें फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो IE है वो बिल्टन इन्होंने दिया। 95 में तो अलग से पैच दिया हुआ था, कंपैटिबिलिटी दे दी इंटरनेट एक्सप्लोरर की, IE दे दिया था, उसका जो भी वर्जन होगा हमने यूज़ नहीं किया। बट 98 में जो है वो IE बिल्टन आया था, पता नहीं 3 था 4 था, जो भी था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो 98 में फर्स्ट टाइम बिल्टन जो है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आया था।
एप्पल ने भी जनाब कलरफुल आई मैक जो है, ये है एप्पल का आई मैक। ये एप्पल ने जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है जी, किया होगा कोई कलरफुल आई मैक जो है वो लॉन्च किया था, तो ये है। ठीक है जी, चलो ऐसा करते हैं यार, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। एमडीज वगैरह आ गए थे, वाई टू के इशू आया था, इसने भी बड़ा तंग किया, बाद में देखेंगे कि क्या था ये वाई टू के, और बड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाया वाई टू के ने। ठीक है जी, तो चलें अभी ऐसा करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो पूछ लीजिए। फ्राइडे को हम फिर क्लास लेंगे, ठीक है ना, तो फिर और डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक से सिर्फ एक ही क्लास रख लेंगे, सिर्फ फ्राइडे को रख लेंगे, देख लेंगे जो होगा। तो एक फ्राइडे को हम क्लास लेते हैं 10:30 पे, और फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है, या अगर बीच में कुछ हुआ तो हम ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे, पूछ लेंगे, ग्रुप को ओपन भी कर देंगे।